जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। तो फाइनली ईयू केम विथ सैंक्शंस। भारत पर सैंक्शंस लगा दिया है। हमारी एक रिफाइनरी नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगाया गया क्योंकि ये रिफाइनरी रिफाइन करती थी रशियन ऑयल को और इस रिफाइंड ऑयल के बाई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता था और भारत कमाता था अच्छा खासा रेवेन्यू। हम अपनी भी ज़रूरतें पूरी करते थे और अपने क्लाइंट्स को भी उनके डिमांड फुलफ़िल करते थे। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई ईयू को, यूरोप को, और उन्होंने सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए क्योंकि ऐसा लगता है इनको कि जब तक इंडिया का एक्टिवली पार्टनरशिप रहेगी विद रशिया तब तक रशिया अपने वॉर एफर्ट्स में लगातार सक्सेसफुल होता रहेगा और यूक्रेन रशिया वॉर लगातार चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। नायरा रिफाइनरी को ख़ास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें रशियन स्टेक है। इसमें 49% से भी ज़्यादा का स्टेक रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी रोसनेफ्ट का है। उसने भारत को टेक्निकल सपोर्ट दिया, मशीनरी दी और ये टेक्नोलॉजी दी कि हम किस प्रकार से रशियन ऑयल को कर सकते हैं रिफ़ाइन और उसको फर्दर हम बेच सकते हैं और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 रिफाइनरी हैं भारत में, लेकिन एक पर्टिकुलर रिफाइनरी पर हमला किया गया, एक पर्टिकुलर रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगाए गए। यही इकोनॉमिक टेररिज्म कहलाता है। जब आपके पास कुछ रास्ता नहीं होता तो खींच में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू टेक सर्टेन डिसीजंस। ये वही ईयू है जो एक समय इंडिया के साथ प्रोग्रेसिवली एफटीए पर बातचीत कर रहा था और चाहता था कि ईयू और इंडिया का एफटीए हो जाए जिसमें यूरोपियन कंपनीज़ को अच्छा खासा मार्केट एक्सेस मिले। इंडिया का यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स वो आसानी से करें, पैसे कमाएं और वापस यूरोप ले जाएं। सिमिलरली फ़ायदा इंडियन कंपनीज़ को भी होता, उनको भी अच्छा खासा मार्केट एक्सेस मिलता यूरोप का। लेकिन इस चीज़ ने उस एफटीए को तो वैसे डिरेल कर ही दिया है और हमारे एक्सपोर्ट्स को भी अच्छा खासा हिट किया है क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता और लगातार अगर ऐसे सैंक्शंस की धमकियाँ मिलती रहीं या सैंक्शंस लगातार रहा भारत पर ईयू, तो इसमें हमारा बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होगा, हमारी इकॉनमी हर्ट होगी, बहुत नुकसान हमें हो सकता है। हम सभी जानते हैं 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूक्रेन रशिया को लड़ते हुए, कोई क्रेडिबल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। आइदर पार्टी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सीज़ फायर, कोई भी तैयार नहीं है सीज़ फायर के लिए। जेलेंस्की को भरोसा है कि उन्हें यूएस का सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा। बीच में जब ट्रंप आए तो उन्होंने कहा था कि ही विल पॉज द सपोर्ट, उन्होंने ऐसा किया भी। जो बिडेन जब तक थे जब तक जेलेंस्की को लगातार सपोर्ट मिलता रहा, आर्म्स का, एम्यूनिशंस का, पैसों का कोई कमी नहीं थी। फिर ट्रंप आए, ट्रंप ने इसे रोका। ट्रंप के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई जेलेंस्की की इन वाशिंगटन, उनके ऑफिस में, जहां पर जेडी वैंस समझा रहे हैं जेलेंस्की को। लेकिन ऑफ लेट ट्रंप को भी लगा कि शायद उन्हें चाहिए कि उन्हें यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए एंड ही स्टार्टेड सपोर्टिंग यूक्रेन इन वॉर एफर्ट्स। तो वॉर इंटेंसिफाई और हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद ये वॉर रुक जाएगा। वॉर रुक जाती तो शायद ये सैंक्शंस भी नहीं लगते, लेकिन कह दिया ट्रम्प ने कि ही इज़ नाइस, यानी पुतिन इज़ नाइस बट ही इज़ क्वाइट स्टबर्न विथ रिगार्ड टू सीज़ फायर। सीज़ फायर को लेकर बहुत ज़िद्दी हैं और यहाँ पर उन्हें कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रंप फैसला लेते, इसके साथ ही साथ ईयू ने फैसला ले लिया और उसने सैंक्शंस लगा दिया भारत पर और भारत की रिफाइनरी पर। खुद ईयू की हिपोक्रेसी देखिए कि वो खुद रशियन ऑयल खरीदता है, परचेस करता है, लेकिन अगर भारत उसे खरीद रहा है, रिफाइन कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है तो इसमें ईयू को आपत्ति है। ईयू को लगता है कि वी आर सपोर्टिंग रशिया, वी आर सपोर्टिंग रशियन वॉर एफर्ट्स। हमने रशिया के साथ ट्रेड किया, उसमें बायलैटरल ट्रेड के थ्रू जितना पैसा रशिया के पास आया, इसमें ये तो नहीं कहा गया था कि रशिया जाओ हमले कर दो यूक्रेन पर। इवन जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ तब खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों पार्टी से कहा था कि गॉन आर द डेज ऑफ वॉर, आप बैठकर बातें सुलझा लीजिए और मुद्दे को शांत करिए। लेकिन जब जेलेंस्की और पुतिन दोनों ही तैयार नहीं हैं रुकने के लिए तो फिर भारत क्या कर सकता था।
लेकिन यहाँ पर एक और एंगल है इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी का, इंडिया के बढ़ते इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का। कभी से यूरोप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक एशियन कंट्री इतने आगे कैसे बढ़ रही है। चाइना आगे बढ़ ही रहा है, वो उन्हें खटकता है। अगर भारत लगातार बढ़ता जा रहा है तो उनकी हिपोक्रेसी को हर्ट हो रहा है। उनकी जो सो कॉल्ड 20th सेंचुरी की जो सोच है, जो हेजेमनी है, वो हिट हो रही है, वो हर्ट हो रही है। इसलिए भी ये हमले, ये सैंक्शंस किए गए हैं भारत पर। कल को कोई बड़ी बात नहीं कि किसी दूसरे रिफाइनरी पर हमले कर दिए जाएं, किसी दूसरे रिफाइनरी पर सैंक्शंस लगा दिए जाएं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएं कि हमें ऐसा लगता है कि आपके पर्टिकुलर रिफाइनरी में जो रशियन ऑयल रिफाइन हो रहा है और आप रशिया को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ यूरोप? सिंपली स्टॉप ट्रेडिंग विथ रशिया एंड स्टॉप ट्रेडिंग सो दैट देयर विल बी नो मनी इन रशिया। रशिया के पास पैसे नहीं होंगे, रशिया के पास खरीदने हथियार नहीं होगा और इसलिए धीरे धीरे रशिया कमज़ोर हो जाएगा। इस वॉर ने दोनों ही देशों को बर्बाद करके रखा हुआ है। इकोनॉमी दोनों देश की तबाह हो चुकी है, वे चाहे यूक्रेन हो या रशिया हो। ये बात खुद यूरोप जानता है, रशिया जानता है, यूक्रेन जानता है। यहाँ पर ग्रेटर रोल प्ले करना है यूरोप को। और यदि यूएसए का रशिया सैंक्शंस एक्ट पास हो गया तब हम पर, चाइना पर, ब्राज़ील पर लगेंगे 500% तक के सैंक्शंस। यानी कि ये बिल जैसे ही पास होता है तब यूएस के पास एक अथॉरिटी आती है कि वो जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं ऑफ रशिया उनको टारगेट करेगा, उनके बिजनेस इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। यहाँ पर चाहिए ये कि बैठकर बातचीत हो, सॉल्यूशंस निकालें कि क्या मूल जड़ है इस युद्ध का और कैसे दोनों पार्टी पैसिफाई हो सकती हैं। कुछ सेक्रीफाइस आप करें, कुछ सेक्रीफाइस यूरोप करे, ताकि दोनों पार्टीज़ को लगे कि हाँ दोनों ने बातचीत की है और कोई क्रेडिबल सोल्यूशन लेकर आए हैं। अदरवाइज़ हो सकता है ये युद्ध लगातार चलता रहे और 10 साल तक चलता रहे और बिल्कुल न रुके, क्योंकि लगातार फंडिंग होती रहेगी। ज़ेलेंस्की को उम्मीद रहेगी कि उन्हें हथियार मिल रहा है तो वो क्यों अपने हथियार रोकें, क्यों हथियार डालें, क्यों सीज़ फायर के लिए रेडी हों। लेकिन आपको कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉल यूरोप को लेना पड़ेगा कि ज़ेलेंस्की को समझाएं कि बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ। आपकी समस्याओं के कारण बाकी कंट्रीज़, बाकी देश जो है दंश झेलें, नुकसान झेलें, ये सही नहीं है। इसलिए ये डिसीजन ईयू का गलत है और बिल्कुल इसका जवाब भारत देगा, क्योंकि भारत से भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जाती हैं जिसमें यूरोप निर्भर रहता है। हमारे सस्ती दवाएं, हमारे सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रोडक्ट जो कि यूरोप पहुंचते हैं और यूरोप के लोग उसका उपभोग करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इकोनॉमिक टेररिज्म में भारत को कुछ करना पड़ा तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबसे पहले है, वो सबसे आगे। अब देखते हैं आगे क्या इसके इम्प्लिकेशंस होते हैं और कैसे हम इसको टैकल कर पाते हैं और कैसे हम ईयू को समझा पाते हैं। और इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए ये वीडियो, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो, ताकि लोग जान पाएँ कि किस प्रकार से आज ईयू के इस एक्शन के कारण ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर भारत को कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।